A very good morning to all student and welcome to Grade Up NEET as well as welcome to BioGuru Veena Rao. So today we have a panel of teachers going to discuss how to score good marks in NEET. ऐसे सेशंस आपने इससे पहले बहुत सारे देखे भी होंगे और बहुत सारे सेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी इनपुट्स आपको मिलती भी हैं जो आपको ओवरऑल अपने गोल को अचीव करने में मोटिवेट भी करती है, आपको अपने प्लान आपको राइट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पुश भी करती है। तो आज का ये जो सेशन होगा इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स में उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे छोड़ भी देते हैं। और जिस तरह के नीट का एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके एक एक क्वेश्चन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 180 मिनट्स में। और अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 150 करेक्ट करने हैं। और 150 करेक्ट शायद वही कर पा रहा होगा जो आउट ऑफ 180 राउंड अबाउट मुझे लगता है 175 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते होंगे। तब 20-22 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, थोड़े मार्क्स कम हो जाए, तब जाके एक आप ऐसे स्कोर पे लैंड करते हो जहां आपको एक एमबीबीएस, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस जो आपका ड्रीम है वहां तक आप पहुंच पाते हो। तो जब इतना डिफिकल्ट कंपटीशन होता है जहां आपकी एक गलती भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उस लास्ट के 4 मंथ्स पे एक्चुअली आपको क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट लेवल में, टॉपिक लेवल में। तो हम आज उस डिस्कशन को बहुत डीपली बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे भी आपको। तो बहुत केयरफुली इस सेशन को सुनना है और हर एक टीचर की बताई हुई बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द बायोलॉजी, द रीजन बिहाइंड कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वह आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा और इसमें जो आपके एक्यूरेसी है वो होनी बहुत हाई चाहिए और एरर्स काफ़ी कम करने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बीना मैम से पूछते हैं और वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि बोथ इन द जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। तो अगर मैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों की बात करता हूँ तो दोनों में नीट का वेटेज काफ़ी हाई है। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन और 50% क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम बायोलॉजी। तो अगर मैं 180 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 90 क्वेश्चन आर फ्रॉम बायोलॉजी। तो अगर आपको ना गवर्नमेंट एमबीबीएस चाहिए तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि आपको सारे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मेरे हिसाब से मैं इन सारे 90 क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दूं तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे जो थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करते होंगे। बाकी के आपने पढ़े हैं, थ्योरी आपकी क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं मार पाते होंगे या सारे बच्चों ने सुना नहीं होगा, तो वो कुछ क्वेश्चन शायद 4 to 5 होंगे आउट ऑफ 90। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि उन 4 to 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन एवरेज होते हैं और बाकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं। इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट तो वो क्वेश्चन आप क्रैक कर लेते हो। तो प्रॉब्लम आती है उन्हीं 5 या 6 क्वेश्चनों में जो हर साल हम देखते भी हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो वो जो 5 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने शायद नहीं देखे या गलतियां कर देते हैं या वो यूनिक से होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करें, एक्चुअल में उन क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये डिस्कशन करते हैं सबसे पहले बिना में। यस सर एक्चुअली नीट का एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट एक्यूरेसी बट इट इज़ अबाउट स्पीड एज वेल। अभी अगर आप नीट की बात करेंगे तो जितना फास्ट स्पीड से आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो वो ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज एनटीए की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि पेपर आपको एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो तो आप इजीली कर पाओगे। कमिंग ऑन टू पॉइंट, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसका मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होंगे, बस एनसीईआरटी की लाइंस को ही इनडायरेक्ट वे में पूछा होगा। मतलब 2 चैप्टर्स की लाइंस को मिक्स कर दिया। आप बॉटनी जोलॉजी सेग्रीगेट करते हो बट एनटीए के हिसाब से बॉटनी जोलॉजी कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेग्रीगेशन नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी ओनली। तो बायो में 2 चैप्टर का मिक्स करके कुछ आपसे पूछ लिया। जैसे 2019 में एक बड़ा बेहतरीन सवाल आया था, जोलॉजी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में उन्होंने मिक्स कर दिया था पॉलन ग्रेन से जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब 1 लाइन उठा लिया बॉटनी का, 3 लाइन उठा लिया जोलॉजी का, उससे आपको टाइम लगता है, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन टैग करते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप अगर आपने एनसीईआरटी थोरोली पढ़ी है तो डेफिनेटली आप वो 4 to 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। ग्रेट। मेरे को लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है। सेकंड सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स आता है। द रीजन बिहाइंड की फिजिक्स में शायद मैथ्स की एप्लीकेशन है, इसलिए अगर आप ये देखोगे जितने टॉप रैंकर्स हैं उनके फिजिक्स में स्कोर जरूर अच्छे होते हैं, क्योंकि बायो में तो वो स्कोर करते हैं क्योंकि उनका फेवरेट है और काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चे भी, टीचर्स भी, कि बायो में वो एक्सपर्टीज लाए, फुल मार्क्स लेके आए। और फिजिक्स कहीं ना कहीं वीकर एरिया, वीकर सेगमेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए होता ही है।
तो अगर ये बात करें कि मेरे पास आउट ऑफ 180 जो रूम है गलतियों का, या 180 क्वेश्चन में वो रूम है जो मैं छोड़ सकता हूँ, तो वो 10 to 12 क्वेश्चन ही हैं। और मुझे लगता है इस 10 to 12 क्वेश्चन में 50% शायद फिजिक्स की तरफ ही चला जाता हो, क्योंकि बायो में आप ऐसे छोड़ते नहीं होगे। कुछ क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट आता होगा, जिसके बारे में भी बीना मैम ने आपको बताया भी। तो वो फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो शायद बिना किए आपको नहीं जाना चाहिए, जिसमें आपको डिफिकल्टी भी लगती है बट वो फिर भी करना चाहिए? एक पार्ट ये है, एक क्वेश्चन जो अभी मैं जगजोत सर से पूछूंगा। दूसरा, कौन सा ऐसा फंडामेंटल चैप्टर है जिसको बिना किए एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बाकी चैप्टर्स में भी है, और ना सिर्फ नीट के इंपॉर्टेंस के लिए बल्कि उस नीट के फिजिक्स के ओवरऑल फंडामेंटल को बिल्ड करने के लिए वो ऐसे चैप्टर कौन कौन से हैं, जगजोत सर? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि मैकेनिक्स ही है, जो मैकेनिक्स में भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये चैप्टर्स है जो बहुत ज़रूरी है करके जाने, क्योंकि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लगता है मुझे जो फिजिक्स का है। अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं करते हैं, आपकी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप और भी चैप्टर्स अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिक्स की बात करें, वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी जाएं, वहाँ भी कई बार ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है, या फिर हमें वहाँ भी एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। तो जो आप 11th में वर्क पर एनर्जी चैप्टर पढ़ते हो वो बिल्कुल बेसिक्स हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि सर ने पूछा था कि बच्चों को ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बिल्कुल करके जाना चाहिए, वहाँ एग्जाम में नहीं होगा। वो है रोटेशनल मोशन। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, और अच्छी बात यह है कि लास्ट 2-3 साल से जो नीट में क्वेश्चन आ रहा है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा उससे, बट फंडामेंटल क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो प्योर रोलिंग, रोटेशन मोशन, सेंटर ऑफ मास, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बार बार तैयारी करते हो, बार बार भूल भी जाते हो, बट आपको करके जाने ज़रूरी हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है कि जैसे कि सर ने एक चीज़ और मेंशन की कि काफ़ी चीज़ें हम स्किप करते हैं, तो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हमें कहीं स्किप करने पड़ जाते हैं। इमोशनल मत हो क्वेश्चंस को लेके, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा था तो मुझे करना ही है। कई बार ऐसा होता है टाइम बहुत हम ज़्यादा उसमें कंज्यूम कर लेते हैं, और पेपर डिमांड करता है आपकी स्पीड, तो वो स्पीड को मेंटेन रखना, एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, और टाइम पे पेपर कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को ये ज़रूर एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट ईजी है, फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट लगाया और कर लिया, और जिनमें आपको टाइम लग रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए पहले स्किप कर सकते हैं। जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें, देन यू कैन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस। ग्रेट। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट जो मेरा और मृत्युंजय सर का सब्जेक्ट है, दैट इज़ केमिस्ट्री। और मोरलेस ये आपके जैसे बायो फेवरेट होता है, फिजिक्स से डर लगता है, तो केमिस्ट्री हमेशा बीच में ही रहता है, और ना सिर्फ नीट में बल्कि जेई में भी रहता है। बट स्कोरिंग जरूर है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, और बहुत बहुत फास्ट आप कर सकते हो और फुल मार्क्स ला सकते हो अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विथ हाउ टू डील विथ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर नीट। जैसा कि सर ने पहले बताया कि 180 क्वेश्चन में अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है तो आप, अगर मैं सर मानकर चलूँ कि आजकल 625 मार्क्स एक सेफ मार्क्स है एक अपने सीट को एश्योर करने के लिए, तो अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन देखेंगे तो 155 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो जैसा मैं मान लूँ कि अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है तो 90 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो बचते हैं लगभग 56 + 10 66 क्वेश्चन के आसपास आपको और एग्जैक्ट करना है। इसका मतलब 35 क्वेश्चन एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल सही होनी चाहिए। बट और इसमें भी आप बेनिफिट केमिस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी के बेस्ड पे कम से कम 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, और उससे थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है जो इंटरप्रिटेशन होकर इधर उधर जा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो आप टोटली एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज अगर करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ना रटकर उसको एनालाइज करके अगर आप पढ़ते हैं और उस अंदाज में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कहीं नहीं जा रहा। हाँ, और फिजिकल केमिस्ट्री की बात अगर करें तो मोर और लेस यहाँ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, चाहे आप जितना स्टडी कर ले। हाँ, एक चीज मैं आपको श्योर करता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी जो क्वेश्चंस नीट पिछले कुछ सालों से पूछ रहा है, मैंने देखा है एनसीईआरटी के बाहर उस पे क्वेश्चंस नहीं जा रहे हैं, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एनसीईआरटी के ही हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री को एक बार पढ़ें और उसमें जो
क्वेश्चंस और जिस तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से जरूर करें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप बहुत इजीली कर सकते हो, और जो मार्जिन है कि कम से कम 160 क्वेश्चन सही करना है, तो 45 में केमिस्ट्री में आप 40 क्रॉस भी कर सकते हो। इसका बेनिफिट थोड़ा फिजिक्स में ले सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप तीनों में अच्छा करें। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए सर एनसीईआरटी तो मुझे लगता है कि अगर आपने एक डीप स्टडी किया है, एनालिसिस अच्छा से करके पढ़ रहे हैं, उसके लाइन का मतलब समझ रहे हैं, उसके लाइन को कोरिलेट कर पा रहे हैं, आई कैन गारंटी कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला, और फिजिकल में भी। ग्रेट। तो अब मैं सारे टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर मुझे लेस देन 30 सेकंड के अंदर चाहिए। तो जो आप लोग दिल से सोचते हो और जो आप अपने बच्चों को कम्युनिकेट करना चाहते हो और जिससे उन बच्चों की लर्निंग एज वेल एज स्कोर वाकई में बढ़ें, तो कुछ ऐसी चीज़ जो कई बार एक टीचर को पता होती है और वो बच्चे को कम्युनिकेट करते भी रहते हैं अपने अपने मीडियम से, बट शायद उसको उतने सीरियसली बच्चे लेते नहीं। बट हम चाहते हैं कि सारे बच्चे सीरियसली लें भी इन बातों को और उसको अप्लाई भी करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायो। एंड तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन मेरा सभी से होगा, तीनों से एक एक क्वेश्चन, और बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट और अब आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है नीट के एग्ज़ाम देने के लिए, आप बायो की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस 4 मंथ में कंप्लीट बायो के रिवीजन और ये टारगेट के सारे क्वेश्चन 90 के 90 सही हो जाए? तो इन 4 महीने में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? मैं सर 5 बार एनसीईआरटी पढ़ूंगी, कम से कम 5 टाइम्स एनसीईआरटी को एकदम लाल पीला हरा नीला कर दूंगी अच्छे से, एंड प्लस उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 30 सेकंड्स ओवर। मृत्युंजय सर? हाँ, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखूंगा चैप्टर वाइज, और जो चैप्टर हर एक बच्चों का, कुछ चैप्टर बहुत अच्छा होता है, कुछ चैप्टर थोड़ा सा उन्हें डर लगता है, तो जो चैप्टर अच्छा है मैं उसको इतना अच्छा करूंगा कि गारंटी कर लूँ कि इससे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। और जो चैप्टर मेरा वीक है मैं उसमें एटलीस्ट उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होकर उसकी पढ़ाई में ऐसे करूँगा कि एटलीस्ट उसके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन छूटने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाए। हाँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए तो सबका मिस होगा, तो मेरा होगा, कोई बुराई नहीं है, बट मैं इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाऊंगा, जो अच्छा है उसको इतना बेहतर करूं कि उससे कुछ भी मिस ना हो, और जो कमजोर लग रहा है उसको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होकर मैं उसके एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको इतना कर लूं कि बेसिक्स फंडामेंटल क्वेश्चन ना छूटे कभी। जगजोत सर? बिल्कुल सही मेंशन किया सर ने कि ये टाइम ऐसा है कि अभी भी काफ़ी टाइम है, तो आप लोग उन टॉपिक्स को पहले पिक कर सकते हो जो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि उनसे क्या टॉपिक पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप उनके एटलीस्ट फॉर्मूलोस को अच्छी तरीके से लर्न कर लें और उनका एप्लीकेशन सीख लें, मैक्सिमम क्वेश्चंस उनके अभी अटेम्प्ट कर लें। फिजिक्स में बिल्कुल आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ सकते, मुझे लगता है इतना कुछ लाइन बाय लाइन तो नहीं आता, बट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे इस टाइम उतना आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। फुल मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, उससे आपको एनालिसिस मिलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। Again, my second question. Again, the answer must be less than 20 seconds of time. तो let's start again with the बीना मैम। तो मेरा भी पहला क्वेश्चन है, कई बार बच्चे कोई चीज़ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और स्पेसिफिकली बायो में कई बार आप ऐसे नाम होते हैं जो आप पढ़ते हो भूल जाते हो, कई बार आप नोट करते हो फिर भूल जाते हो। जब भूलते हो तो आप डीमोटिवेट भी होते हो। तो किस तरह से इन लास्ट के 4 मंथ पे उन चीज़ों की रिकॉलिंग, उन चीज़ों की जो मेमोरी है वो हम रिटेन कर पाएँ और इंक्रीज़ कर पाएँ, सो दैट वो एक्यूरेसी हमारी, जब आप ऐसी एक्यूरेसी पे काम करते हो कि आपको फुल मार्क्स लाना ही है, तब शायद आप ये वाला पार्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे कि मैं नाम भूल गया या मैं वो कॉन्सेप्ट भूल गया। तो वो जो भूलने वाला चीज़ है, उस पे कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये पार्ट हमारा ठीक हो जाए। सर बायो में काफ़ी ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो बच्चे जनरली भूल ही जाते हैं। तो पहली चीज़ तो जो साइकिल वाली चीज़ें होती है उसके निमोनिक्स आप डेवलप कर सकते हो। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे नाम होते हैं डिफ़िकल्ट से, उसका कुछ फ़नी सा नाम क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक एल्गी होती है जिसका नाम एना बीना होता है, तो मैं मेरे नाम से उसको फ़नी बना देती हूँ, एना बीना उस एल्गी का नाम है। तो ऐसा कुछ आप भी अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हो। कुछ फ़नी टैग अगर लगा दोगे तो फिर कभी भी उसको नहीं भूल पाओगे। 20 सेकंड्स। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको अपने ही कंपटीशन की तैयारी के टाइम में मैं इसको बहुत अप्लाई किया हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम मृत्युंजय है, आपको कैसे पता है? क्योंकि आपकी मुलाकात मुझसे डेली होती है। आप AgNO3 को ल्यूनार कॉस्टिक बोलते हैं, ये नाम है, इसमें कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसकी मुलाकात आपसे रेगुलर हो रही। तो इसी तरीके से अगर कोई टॉपिक अगर लगता है याद करने वाले, तो उससे मुलाकात बढ़ाइए, रिविजन कीजिए, और आज पढ़िए, उसको 2 दिन बाद पढ़िए। मैं बार बार एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जो चीज़ को जितना इस्तेमाल करोगे वही एग्जाम में ज़्यादा काम आएगा।
जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में फंस जाओगे बहुत ज़्यादा रटोगे तो। हाँ, आज आपने पढ़ा, उसको एश्योर कीजिए कि 2 से 3 दिन बाद उसको रिवाइज कर ले। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ पहली बार पढ़ने में 10 मिनट लगता है तो दूसरी बार पढ़ने में जरूर 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। हमेशा रिवीजन में टाइम कमता जाता है, और अगर एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ोगे, आई कैन गारंटी सेकंड लगते हैं एग्जाम के पहले पढ़ने में। तो कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि रटने वाला है, मुलाकात बढ़ाइए, रिवीजन कीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताई थी DWM। मैं तो यही मान के चलता हूँ, आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको 100% रिकॉल भी, आप उसको अगले दिन एक बार फिर से रिवाइज करें, ताकि एक दिन के बाद जो आप भूल गए आपको रिकॉल हो जाए जल्दी से। फिर उसको एक वीक के बाद और फिर एक मंथ के बाद ज़रूर रिवाइज करें, फिजिक्स में तो खासकर, क्योंकि थोड़ी बहुत मैथ्स इसमें इन्वॉल्व होती है, थोड़ी तो नहीं, काफ़ी भी होने लग जाती है जब आप लोग इस 11th-12th के लेवल के पेपर देते हैं। तो ये ये जो DWM वाला सिस्टम है, इसको ज़रूर आप लोग अपनाएं, फिजिक्स में प्रैक्टिस करें मैक्सिमम क्वेश्चंस की, और थोड़े टाइम बाद अपना आप ही आप लोगों को याद हो जाता है। वैसी बात नहीं है, मेमोराइज हो जाता है जब आप इस तरीके से रिविजन रिपीटेड मैनर में करते हैं। तो यही एक स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा वर्क करती भी है। ग्रेट। मेरा अगला क्वेश्चन फिर से मैं चाहूँगा कि 20 सेकंड में सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को बताएं। जनरली जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो जो मोटिवेशन है वो सुबह सुबह के टाइम हाई होता है, फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट के साथ जूझते हो, कई बार आप फील करते हो यार ये टॉपिक छूट गया, तो आपकी जो ओवरऑल दिन का इफेक्टिवनेस है वो शायद आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंचता। कहने का मतलब है यू हैव एन पोटेंशियल टू हैव एन एक्टिव लर्निंग अप टू 12 आवर, लेट्स से। हो सकता है किसी का इससे ज़्यादा हो, किसी का इससे कम हो, बट आपके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक क्या आप रोज पहुंच पाते हो? आंसर इज नो, कोई भी बच्चा नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक अगर वो रोज पहुंच पाता है तो शायद उसका आउटपुट उसकी एक्सपेक्टेशन को मैच जरूर करेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल तक हम नहीं पहुंच पाते तो उसके लिए हम क्या करें सब्जेक्ट वाइज में। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन कि हम अपने लर्निंग आवर्स को कैसे इंक्रीज करें, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कैसे पहुंचे, और अपने उस गोल को रोज कैसे याद करके उसके लिए एवरी डे इफेक्टिवली इंक्रीज करते चले जाएं। सर मुझे लगता है कि अगर कोई भी गोल को आप अचीव करना चाहते हो तो पहली चीज़ आपको उसको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में इम्प्रिंट करना पड़ेगा यार। मतलब जब तक कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में नहीं होगा, आप विजुलाइज नहीं करोगे। विजुलाइज करो प्रॉपरली कि आपने एक वाइट एप्रन पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप है आपके पास में, तो जब विजुलाइजेशन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ज़ील है, तुम्हारा जो जोश है वो बढ़ जाएगा उसके लिए। तो विजुलाइज करो रात को सोने से पहले, सवेरे उठते के साथ, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, कि आपको डेली सोचना है कि यार मैं अब एम्स दिल्ली में मेरा एडमिशन हो चुका है, कैसी लाइफ में अब लीड करूंगा। तो वो आपको एक मोटिवेशन जरूर देगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अलग प्रैक्टिकल अंदाज में आंसर करता हूँ। किसी काम के लिए अगर रेगुलर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई चीज़ मायने रखती है और उसको पाना है तो उसके लिए किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, आप जैसे बच्चे हैं, अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जैसे स्टडी आवर कम है, नींद ज़्यादा आती है, बिल्कुल 2 से 4 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, मुझे लगता है बच्चों में सिर्फ इसका एक रीज़न होता है, ईगो। आपने सुबह पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आपने 10 क्वेश्चंस लिए, चलो बुरा स्थिति मान लेते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं बने, आपको उसी वक्त आप अपना इंटरेस्ट खो देते हो, पढ़ने की हैबिट कम हो जाती है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 10 में से 10 सही हो जाए तो 2 की जगह आप 3 घंटे पढ़ोगे। तो सबसे प्राइमरी फैक्टर जो मैंने खुद फील किया और बच्चों में फील किया है, क्वेश्चंस का नहीं बनना ही नहीं पढ़ने का और कम स्टडी आवर का सबसे बड़ा रीजन होता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको नीट क्लियर करना है, एम्स में एडमिशन चाहिए, और उसी क्वेश्चंस को क्लियर करके आपका एम्स में एडमिशन होगा तो उससे आप भाग नहीं सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको मोटिवेशन की डेली जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपके लाइफ में मायने रखती है तो आप उसको बहुत जिद की तरह और उसको बहुत ही खूबसूरती से एक्सेप्ट कीजिए, और ये अपनी अप्रोच बदलिए कि 10 में से 8 नहीं बना, ये मत देखिए 10 में से 8 नहीं बना, बट मैं इसका आंसर सीख गया, अब मैं इसको सीख गया और दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से कीजिए और आपको बहुत अच्छी वर्किंग आवर भी आपकी बढ़ जाएगी। वर्किंग जो आपकी स्टडी टाइम है डेफिनेटली बढ़ेगी, बट हाँ, अप्रोच बदलिए। गलती होने पर ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता, ये सोचिए मैं सीखा। तो ये परसेप्शन आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर ऐसा कोई नया रिवीजन के टाइम टॉपिक पिक करते हैं, तो एक बहुत बैलेंस होना चाहिए कि आप उसमें रिवीजन के टाइम कितना थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं तो हमारे माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को एक एक बार दोबारा चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं सेम थ्योरी पढ़ने के बाद, तो आपको पता नहीं चलता आपका टाइम कितनी जल्दी बीता। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल थ्योरिटिकल पढ़ते रहें 10
10-12 घंटे हमारा ब्रेन उतनी देर एक्टिव नहीं रहेगा। तो अपने आप को एक्टिव करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको बीच बीच में थ्योरी पढ़ के उसके साथ न्यूमेरिकल्स, उनका एक परफेक्ट बैलेंस जरूर बना के रखना है। क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल्स करो, बीच बीच में आप सिंपल भी करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड करो। आपको पता है आपका नीट का लेवल का पेपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको अपना मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग ये चीज़ों को बैलेंस करोगे। तो अब मैं एक रैपिड फायर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें शायद मैं माइक नहीं दूंगा, यहीं से सबको बोलना है। और ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टीचर से वो सारी चीज़ें निकाल पाऊँ जो आपको समझना चाहिए और सुनना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दीज टीचर्स आर ट्रेनिंग स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स फॉर नीट। तो इन्होंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को देखे। इन द मीन टाइम काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी देखे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इन्होंने बहुत क्लोजली उनकी जर्नी, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल और जो मीडियोकर हैं, जो नहीं कर पाते, उन सब की देखी है। तो दे हैव ए फीलिंग कि यार सक्सेसफुल स्टूडेंट और जो नहीं हो पाए उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये हमें लग रहा होता है कि वो बड़े स्टूडियस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो बहुत बेसिक और बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जो शायद एज ए स्टूडेंट आप देख नहीं पाते क्योंकि आप अपने आप को या अपने सर्कल के दोस्तों को देखते हो। तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने हर तरह के स्टूडेंट देखे हैं। तो अगर इनके एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर पाओ, इनकी बातों को अपने डेली लाइफ में ऐड कर पाओ, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो वैल्यू एडिशन जरूर करेगा और आपको अपने गोल में पहुँचने में हेल्प भी करेगा। तो ये जो रैपिड फायर है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और हर टीचर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको स्केल में पॉइंट देगा। उस स्केल के पॉइंट को आप नोट करना, तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो स्केल है 0 से 10। 10 का मतलब बहुत ज़रूरी, 0 का मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और तीनों टीचर अपने अपने हिसाब से आंसर्स देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीना मैम से, फिर मृत्युंजय सर से, फिर जगजोत सर से। तो मेरा पहला क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल इन योर फाइनल रिवीजन। आपके फाइनल रिवीजन में आपके बनाए हुए टाइम टेबल का रोल क्या है 0 से 10 की स्केल में? बीना मैम। 10 सर, 10। तो बीना मैम का 10 आया। मृत्युंजय सर? 8 to 10 रख सकते हैं, 8 भी रखूंगा क्योंकि ये टाइम टेबल सर बहुत ही बच्चों के हिसाब से बदलता है। हाँ, टाइम टेबल फॉलो, मैं स्टडी टाइम की ज़्यादा बात करूंगा, ये नहीं कि एक टाइम पे यही पढ़ना। अगर मेरा कोई सा डेली एम है वो जल्दी पूरा हो गया तो मैं दूसरी तरफ मूव कर सकता हूँ, इसलिए मैं 8 की तरफ रखा। मैं टोटल प्लानिंग आवर को वैल्यू दूंगा, ना कि एक टॉपिक पे कितना देना है इसके लिए। ग्रेट। जगजोत सर? हाँ, आई विल गिव 9 जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल कभी कभी हमें उसके हिसाब से होना पड़ता है। 9 इट्स लाइक अ गुड थिंग। ग्रेट। तो दैट मीन्स बिटवीन 8 to 10, इससे ये पता चलता है यार टाइम टेबल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल यूर इन ओवरऑल प्रिपरेशन। तो आपको कल से ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। बिना टाइम टेबल बनाए अपनी प्रिपरेशन को आगे स्टार्ट नहीं करना बट चाहिए। सर एक चीज मैं ऐड करूंगी, हाँ जी टाइम मैम। टेबल अपना खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। Yes, ऐसा नहीं कि yes. मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूं, आपने हाँ. उसको आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आपका खुद का, आपकी एनर्जीज के हिसाब से जो टाइम टेबल होगा वही आपको फॉलो करना है। ग्रेट। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये पता होता है कि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी बहुत हाई नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तो अब अगला सवाल है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज योर नोट्स? आपके अपने बनाए हुए नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है 10 के स्केल में? बीना मैम? सर अगेन 10। 10। ये मृत्युंजय सर? इस बार मैं सर थोड़ा बोलना पड़ेगा हाँ। क्योंकि इस क्वेश्चन को, नोट्स को मैं मतलब काफ़ी लो मार्क्स में रखूंगा। मैं 6 to 10 रखूंगा। इसके पीछे रीजन है सर, अगर कोई टॉपिक आप पहली बार पढ़ते हो तो नोट्स लंबा बनता है, दूसरी बार पढ़ते हो नोट्स छोटे हो जाते हैं, तीसरी बार पढ़ते हो नोट्स और कम होते जाते हैं। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर आप, जैसा मैंने कहा, आपकी रिवीजन बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। तो ये मैं बिल्कुल, ये बच्चों की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि कौन बच्चा पहले कितना मेहनत किया है। हर एक चैप्टर, अगर कोई, सर 2 तरीके होते हैं, आप थ्योरी को इतना अच्छा पढ़ो कि दुनिया के हर क्वेश्चन बन जाए, ये होना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा तरीका है, हर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन बना लो, उसी से आएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी तेज है और इतना स्टडी कर चुके हो तो नोट्स मुझे लगता है वेरी करता है सर। यार Great. मैं थोड़ा वेरी करूंगी इससे। मुझे हाँ. लगता है कि बायोलॉजी में जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चंस को कर पाओगे। बिकॉज जब आप नोट्स बनाते हो तो ना सिर्फ आप पैसिवली नोट्स बना रहे हो, आपकी ब्रेन में भी वो चीज़ें चलती जाती है। तो जब आप अपने चार्ट्स बनाते हो, अपने डायग्राम्स बनाते हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको जब तक कि आप अपने हाथ से नोट्स पे नहीं लिखोगे तब तक कि आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस में नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, स्टिल मुझे लगता है मैं भी अपने खुद के नोट्स अभी भी बनाती हूँ चैप्टर्स के। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जिससे आप क्वेश्चंस अच्छे लगा पाओगे बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से।
ग्रेट सर, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। द थिंग इज़ कि जैसे सर ने भी बोला कि हाँ नोट्स वेरी करते हैं, बट द थिंग इज़ कि जब आप फर्स्ट टाइम भी नोट्स बना रहे हैं तो टीचर डू मेंशन कि नोट्स में इंपॉर्टेंट क्या है। लाइक आपने अगर कोई एक कंसेप्ट पढ़ा तो आपने नोट्स पूरे बनाए ज़रूर, बट एक आप बॉक्स में कवर ज़रूर करते हो एक ऐसी चीज़ को जो उस पूरे नोट्स में इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन के टाइम पे आपको उन बॉक्सेस को रीड करके जाना है, तो ये आपके पहले टाइम जब नोट बनते हैं आप उसमें भी मेंशन कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नोट्स को मैं 10 ही दूंगा कि नोट्स तो बहुत ज़रूरी है। आंसर बहुत वेरी कर रहा है। आंसर इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल बायो में नोट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री के कुछ पार्ट में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन नोट्स। सर फिजिक्स में भी कुछ पार्ट में शायद जो सर ने कहा कि नोट्स बनाने चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि इसलिए वेरिएशंस काफ़ी आया। हाँ, बट अगर ये वेरिएशन टीचर्स में आया तो आपको भी समझना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट की वजह से आया, और ये क्लैरिटी का होना और उसके बाद इसके ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है कि अगर हाँ ये सारे टीचर स्टूडेंट होते और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते और आपके पास जो टाइम है वो 100% है, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बायो में आप उस 100% में से कितना टाइम बायो को देते, और केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे कितना टाइम वो केमिस्ट्री को देते, और फिजिक्स वाले सर बताएंगे कितना टाइम वो फिजिक्स को देते। ऑल्दो जो टाइम एलोकेशन है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट स्ट्रिक्टली वेरी करता है कि आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बदलती हैं। बट एक जनरल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, और जो टीचर उस सब्जेक्ट को डील करते हैं उन्हें ये पता रहता है कि यार इतना टाइम अगर रोज स्पेंड करते हैं आपके ओवरऑल लर्निंग का तो वो सफिशिएंट है। तो पहले वो टाइम समझते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्टैंडर्डाइजेशन आप अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस के साथ कर सकते हो। तो बीना मैम, फॉर बायोलॉजी आउट ऑफ 100 आप कितना टाइम स्पेंड करने को बोलते? आप स्टूडेंट होते तो कितना करते? 40% टाइम तो बायो के लिए करना ही चाहिए। द रीजन बीइंग 50% इज योर बायोलॉजी। ठीक है, इंटरेस्ट होता है सब होता है, एंड दैट इज फॉर बोथ जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी, एंटायर बायोलॉजी। 40% टाइम आपको जरूर स्पेंड करना चाहिए। एंड फिजिक्स पे भी, मतलब अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं फिजिक्स पे भी 40% टाइम स्पेंड करना जरूर प्रेफर करती, बिकॉज वो एक वीक सब्जेक्ट है और वो मैथमेटिकल भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। आप बायो के बच्चे हो तो आप थ्योरेटिकल तो खूब सारा पढ़ते ही हो, तो मैथमेटिक्स करोगे तो थोड़ा एक चेंज भी मिलेगा, आपको फ्लेवर चेंज मिलेगा, इससे आपका इंटरेस्ट भी ओवरऑल स्टडीज में बना रहेगा। तो मैंने फिजिक्स भी ऐड कर दिया, बट हाँ बायोलॉजी को मैं 40% जरूर टाइम एलोकेट करती तो हूँ। आपके हिसाब से केमिस्ट्री सिर्फ 20% नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो फिजिक्स नहीं करते हैं सर, वो केमिस्ट्री को ही 40% टाइम देते हैं। वो इतना इंटरेस्ट उनका डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए वो 20% फिजिक्स पे डाल देते हैं, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रैंक तो आपका फिजिक्स से जरूर आएगा ही आएगा। मैं सर जितना परसेंट इसका मार्क्स का हिस्सा है मैं उतना ही रखता, 25 से 30% केमिस्ट्री पे जाता हूँ। बट हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मैं अपने नज़रों से बता रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो एक प्लानिंग तो जरूर करता कि मुझे 2 से 3 घंटे जरूर पढ़ने हैं, बट मैं डेली टारगेट जरूर बनाता कि आज मुझे इतना करना है। अगर उसके लिए करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता तो भी जाता, और नीचे में मतलब उससे कम समय में हो जाता तो अपने आप को कुछ गिफ्ट दे देता, जैसे कुछ इंजॉय कर लिया, कुछ खेल लिया, हाँ पिक्चर, हाँ कुछ भी कर लिया। बट ये मैं डेली एम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, रादर देन कि आप एक रूटीन को फॉलो करते रहे कि 3 घंटे ही पढ़ने हैं। मैं डेली एम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, भले वो कम टाइम में आ जाए या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम में जाए। काफ़ी सही बोला मैम ने, बीना मैम ने, कि उनको जो लगता है वही मुझे भी फील होता है। द थिंग इज़ कि वही है कि आप नीट के स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं होती तो इसलिए शायद फिजिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि आप पहले, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट सेम ही वेटेज रखता है, तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को इतना टाइम दे दिया कि आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, आपने उसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ये भी नहीं है कि आप फिजिक्स को इतना टाइम दे दो, 50% 60% दे दो, ऐसे होके कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और जो केमिस्ट्री ईजी था वो भी हमने गलत कर दिया। सब टॉपिक स्कोरिंग है, अगर केमिस्ट्री आपको बहुत स्कोरिंग लगता है उसको टाइम दो। आप कोशिश करो उनका जो टाइम है उसमें इतना टाइम बचा लो कि आप फिर फिजिक्स को दे पाओ। तो फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम जरूर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट इसमें आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग बहुत है और अगर आप नीट की बात कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो 1 वर्ड का है कि हर एक टीचर को सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है, कोई सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 1 वर्ड में। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप कोई लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हो तो मुझे लगता है हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। आप जिस स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ते हो वो कितना कंफर्टेबल है वो भी एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। आप किस लाइट में पढ़ते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी छोटी चीज़ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ के ऊपर पूछूंगा 1 वर्ड में सभी टीचर से। अब तक हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे थे, तो जनरली क्या होता है जब आप कॉन्स्टेंटली हर वक्त पढ़ते हो तो एक फटीग आता है, आप थकते हो, तो आपका ब्रेन भी टायर्ड हो जाता है।
तो यू नीड सम रिफ्रेशमेंट जिसकी वजह से फिर से आपका ब्रेन एक्टिव हो और आपकी ओवरऑल लर्निंग और बढ़े। तो ब्रेक्स में या जब आप टायर्ड हो जाते हो तब क्या ऐसा करना चाहिए जो कम टाइम में हो जाए और बच्चे रिफ्रेश भी फील करें और फिर से एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई भी करना स्टार्ट करें? इन वन वर्ड। डांस। मैं ज़्यादातर सॉन्ग्स देखना या डॉक्यूमेंट्रीज देखना, कोई भी ऐसा चीज़ जो सीरीज ना हो। वन वर्ड सर, वन वर्ड। डॉक्यूमेंट्रीज या सॉन्ग्स को देखना। स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक ही, आई गेस। तो यार जी एक्चुअली 3 चीज़ें, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सभी से सुनी भी होगी। एक है डांस, दूसरा है सॉन्ग या डॉक्यूमेंट्री और तीसरा है स्पोर्ट्स। तो अगर अभी तक आपने अपने डेली शेड्यूल में इन 3 में से किसी को जगह नहीं दी है तो वो ज़रूर दो। द रीज़न बिहाइंड कि इन तीनों का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना आपके ओवरऑल नोट्स की, आपके पढ़ाई का, या आप जो लेक्चर सुनते हो, देखते हो, तो जितने इंपॉर्टेंट ये हैं उतने इंपॉर्टेंट ये भी हैं। तो उसमें आपको 10 to 15 30 मिनट्स एवरी डे इन जगहों पे भी एलोकेट करना चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिर्फ एक बुक का नाम लेना है, सिर्फ एक बुक का नाम लेना है टीचर्स को जो उनको लगता है कि लास्ट के 4 मंथ में सिर्फ मैं ये बुक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, मुझे करना ही करना है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही करना है, बट ये तो करना ही है। तो मैंडेटरी 1 बुक फ्रॉम बीना मैम। मुझे पता है वो एनसीईआरटी शायद बोलेंगे। मेरा क्वेश्चन यही था सर, एनसीईआरटी के अलावा बताना या एनसीईआरटी? एक ही बुक बतानी, मान लेते एक ही बुक तो एनसीईआरटी ऑब्वियसली, बट उसके अलावा एमटीजी एट फिंगरप्रिंट। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कंप्लीट। एनसीईआरटी तो सभी नहीं बोला, इसके साथ आप A to Z कर सकते हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। तो ये तो क्लियर हो गया यार। मतलब ये डिस्कशन हमने शायद पहले नहीं किया था, ये भी इंस्टेंट पूछ रहे हैं और सबके मुझे सिर्फ एनसीईआरटी निकला। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि दे कीप ऑन डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं। इसीलिए शायद सारे टीचर्स आपको बार बार हर सेशन में एनसीईआरटी के लिए पुश भी करते हैं। तो अगर एक बुक के साथ आपको रूम में बंद कर दिया जाए तो शायद वो बुक एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2 वर्ड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर 2021 जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से 2 ऐसे चैप्टर जो आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनसे क्वेश्चंस भी आएंगे और इसको तो बहुत ज़्यादा आप अपने ओवरऑल, अगर बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन 100 का है तो आप अच्छी क्वांटिटी ऑफ टाइम इन 2 चैप्टर्स में ज़रूर देना चाहिए आपको। तो स्टार्ट फ्रॉम बायो। फर्स्ट इज ऑब्वियसली जेनेटिक्स, सबको पता ही होता है, एंड सेकंड इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये दोनों चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ईजी भी हैं दोनों ही चैप्टर, स्कोरिंग है। 2 चैप्टर, तो एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दूसरा मोल कॉन्सेप्ट। 11th से अगर देखें तो आप रोटेशनल मोशन ज़रूर करके जाएं, और अगर 12th की बात करें तो एक चैप्टर वहाँ से पिक करना चाहिए। तो हम मॉडर्न फिजिक्स को लेंगे जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स, मतलब यूनिट है उसमें चैप्टर्स छोटे छोटे ही हैं, तो आप वो ज़रूर करके जाएं। तो आई गेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सबकी अपनी अपनी क्लास है, फिर भी सब ने टाइम स्पेंड किया। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन, एंड आई होप ये सेशन में जो बातें बोली गई हैं उन बातों को आप फील भी करते होगे और कोशिश करोगे कि इसको अपने एवरीडे के रूटीन में अप्लाई भी करो। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आप वो चेंज आप देखोगे। तो ये ज़रूर अप्लाई करना और आज से ही इसकी कोशिश करनी स्टार्ट कर देना, और जब तक आप करोगे नहीं वो चेंज आएगा नहीं, तो वो आपको करना है, आप खुद ही करते रहो तब जाके चेंज आएगा। सो लास्ट वर्ड फ्रॉम बीना मैम, विजय सर एंड जगजोत सर। गुड लक फॉर 2021। जितना टाइम बचा है उसको इफिशिएंसी को अपनी मैक्सिमाइज कीजिए, नेगेटिव मार्क पे कंट्रोल कीजिए और सिर्फ वो प्रैक्टिस आएगा। प्रैक्टिस खूब कीजिए, घर पे इतनी गलती कर लीजिए कि एग्जाम में गलती के चांसेस ही ना रहे। एक कॉन्टिन्यूटी एक वर्ड है जो बिल्कुल आप मेंटेन करें। जितना भी अब टाइम बचा है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन जोश दिखाया और इतना ज़्यादा दिखाया कि अगले दिन बिल्कुल ही बैठ गए। तो प्लीज़ एक कॉन्टिन्यूटी ज़रूर मेंटेन रखें, अच्छी तरीके से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।